शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए भूगोल के जो है मोस्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज हमारी सीरीज चल रही थी और इस सीरीज का जो है ये 7वां वीडियो होने वाला है और चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, तो मानव भूगोल का ये 7वां और सेकंड लास्ट चैप्टर है 7, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। तो ये परिवहन और संचार जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अंदर से जो है क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23 में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो ए में है डार्विन और मेलबोर्न के बीच में, ब है एडमंटन और एकोरेज के बीच में, स में आपका है वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, और तीसरा है चेगुंड और लोहानसा। तो कहाँ से कहाँ तक है स्टुअर्ड जो है महामार्ग है वो कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, डार्विन और मेलबोर्न को जोड़ता है ये आपस में, या डार्विन से मेलबोर्न तक ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वो है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, तो बताइए देश जो है कौन सा देश है ऐसा जहाँ पर सघनतम रेल मार्ग पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेल मार्ग जो जाल है रेल मार्गों का वो कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व का सघनतम रेल तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है। एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो निम्न में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका है ब, यूरोप में। ठीक है, तो अगर महाद्वीप का पूछा जाए तो सघनतम रेल तंत्र है वो यूरोप में है। और अगर देश पूछा जाए, अगर देश की बात करें तो देश कौन सा होगा, यूएसए, यूएसए में है। ठीक है, तो याद रखना है यूरोप महाद्वीप के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो यूएसए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो वृहद जो ट्रक मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, है आपका पहला है दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, तीसरा आपका जो है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, और चौथा है भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर गुजरता है। तो वृहद ट्रक रोड जो ट्रक मार्ग है वो कहाँ से गुजरता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। देखो इसको, ये जो आपका वृहद ट्रक मार्ग है इसको उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो आपके होंगे। तो यहाँ वृहद ट्रक रोड, सॉरी वृहद ट्रक रोड नहीं है ये। अगर ट्रक रोड होती, ठीक है, तो ट्रक रोड तो कहाँ है, भारत में है। ठीक है, जिसको ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो है वृहद ट्रक मार्ग। ठीक है, तो ट्रक मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है, या उत्तरी अटलांटिक समुद्र जो जलमार्ग है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। मोस्ट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो जो बिग इंच पाइपलाइन है उसके द्वारा क्या, किस चीज़ का परिवहन किया जाता है। दूध का किया जाता है, जल का किया जाता है, पेट्रोलियम का किया जाता है, या प्राकृतिक गैस का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा पेट्रोलियम पदार्थों का जो है परिवहन है वो बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा, यूरो टनल जोड़ता है। तो यूरो टनल है वो किसको किससे जोड़ता है, बर्लिन से पेरिस को, लंदन से बर्लिन को,
पेरिस से लंदन को, इस्तांबुल से बर्लिन को। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर स होगा। पेरिस से लंदन को जोड़ता है यूरो टनल। ठीक है, और इसको चैनल के नाम से भी जाना जाता है, चैनल टनल। ठीक है, तो चैनल टनल आए तब भी आपका पेरिस से लंदन होगा, और अगर यूरो टनल आए तब भी पेरिस से लंदन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। तो वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, रूस, अमेरिका, जर्मनी और भारत। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो वोल्गा जलमार्ग है, उसका राइट आंसर है रूस। तो कहाँ है? रूस में है वोल्गा जलमार्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ऑस्ट्रेल अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, पैन अमेरिकन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रांस साइबेरिया। ट्रांस साइबेरिया जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो भारत का कौन सा जो महामार्ग है वो सबसे लंबा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वो भारत का सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, या सबसे लंबा सड़क मार्ग है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो वाराणसी से। ठीक है, अगर NH7 की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? तो NH7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तक जो है आपका ये है। याद रखना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। कहाँ तक है अगर पूछ लिया जाए तो वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है, वाराणसी जो है यूपी में स्थित है और कन्याकुमारी आपको पता ही है कि कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर। ये यहाँ पर जिस नहीं है भाई, जिन है। ठीक है, स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो जिन सागरों को जोड़ती है, स्वेज नहर जो है वो जिन सागरों को जोड़ती है। ठीक है, वह हैं। तो स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? चारों में से ऑप्शन आपको बताना है और इसको जो है कमेंट करना है आपको। ठीक है, कमेंट में आप बताओगे कि स्वेज नहर जो है किन सागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो किन सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर, ये आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा है जिन महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर है वो जिन महासागरों को जोड़ती है वो कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो रहेंगे, तो पहला आपका है अंध महासागर तथा लाल महासागर को, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर को, तीसरा आपका है अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर को। तो कौन सा ऑप्शन जो है इन तीनों में से आपका सही है? तो सही ऑप्शन आपका सही है, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो पनामा नहर जो है वो किन को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या अंध महासागर आप बोल सकते हो, उनको आपस में जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप पर स्थित है? तो डेन्यूब जलमार्ग है वो कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन है, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में और अमेरिका में। तो डेन्यूब कहाँ है भाई, कौन से महाद्वीप में है? तो राइट आंसर आपका होगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में जो है आपका क्या है? डेन्यूब जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
विश्व की सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक तथा कब चली? तो विश्व की पहली जो ट्रेन है वो कहाँ चली थी? तो उत्तरी इंग्लैंड के जो है स्कॉटन से डर्लिंगटन के मध्य 1825 में चली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तरी इंग्लैंड में कहाँ से चली थी? स्कॉटन से डार्लिंगटन के मध्य, कब? 1825 में। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में कब चली, तो 1853 में चली। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। ये भारत की थी। और विश्व की जो है वो इंग्लैंड में स्टोकटन से डार्लिंगटन के मध्य 1825 में चली थी। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जिन स्थानों को जोड़ता है वह है। ठीक है, तो ओरिएंट जो एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो किसको किससे जोड़ता है? तो ओरिएंट जो एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। ठीक है, तो पेरिस से इस्तांबुल तक ये आता है। और इसको आगे भी प्रस्तावित किया हुआ है, ये बैंकॉक तक जो है रहेगा। ठीक है, बैंकॉक तक जो है ये प्रस्तावित है, लेकिन अभी इसका निर्माण हुआ नहीं है। ये वाया भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान होता हुआ इस्तांबुल से जुड़ेगा। फिर ये जो है पेरिस से बैंकॉक हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? पेरिस से इस्तांबुल तक है। इस्तांबुल जो है वो टर्की में है, इस्तांबुल है वो टर्की में है, और पेरिस जो है वो आपका फ्रांस में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवहन जाल किसे कहते हैं? तो परिवहन जाल जो है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं आइए जानते हैं। अनेक स्थान जिनका परस्परम मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। परिवहन किसे कहा जाएगा? कि अनेक स्थान होते हैं, उन अनेक स्थानों को आपस में, ठीक है, मार्गों की श्रेणियों द्वारा जब वो जुड़ जाते हैं या जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में जो प्रारूप बन के तैयार होता है वो प्रारूप ही परिवहन जाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग कौन सा है? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट है। ठीक है, तो राइन जल मार्ग जो है वो विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट है। जिन जिन क्वेश्चन को मैं मोस्ट कर रहा हूँ वो आपको विशेष तौर से जो है देखने हैं, यानी इनको तो आपको महत्वपूर्ण है, तो इनको तो आप अच्छे से तैयार करोगे ही करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी को नहीं है, बाकी को भी करोगे, लेकिन ये इनके ऊपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो राइन नदी है, वो राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार कैनेडियन रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, जो कनाडा का एक प्रसिद्ध जो है रेल मार्ग है, तो ये कहाँ से? ये पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कलगेरी से होते हुए प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें जो है आपका आंसर है वो इतना ही होगा, आपका जो आंसर है वो इतना ही है। पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही देना, लेकिन बीच में ये मैंने लिखे हैं ताकि आप इसको देख सकें और जो है आपको पूरा जो है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है वो अच्छे से याद हो। ठीक है, तो इसलिए बीच में ये लिखा है मैंने। नेक्स्ट, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? तो साइबर स्पेस इंटरनेट ये भी वही मोस्ट है आपका। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? साइबर स्पेस इंटरनेट भेजे जाने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण को प्राप्त की गई दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बिग इंच क्या है? तो बिग इंच क्या है? ये एक पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों
तक तेल ले जाती है। तो बिग इंच क्या है, एक पाइपलाइन है, और ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित जो तेल के कुएं है वहाँ से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन उत्तर पूर्वी राज्यों तक ये तेल ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व के किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मानक रेल लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रिटेन है। ब्रिटेन में मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मानक रेल लाइन है वो क्या होती है, जिसकी चौड़ाई जो होती है वो 1.44 मीटर होती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो देखें उससे ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए, रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार रेल लाइनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी रेल लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वो यानी चौड़ाई होती है, दोनों रेल के जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच के गैप के आधार पर जो है रेल लाइनों को जो है 4 भागों में बांटा है। तो उस रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार रेल मार्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है क्या क्या है, तो देखो, पहली सबसे पहली है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन जो होती है इसको ब्रॉड गेज भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज भी बोलते हैं। और इसकी जो दूरी होती है, इनके बीच में जो गैप होता है वो 1.5 मीटर से अधिक होता है। ठीक है, यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ी ये होती हैं, इनको ब्रॉड गेज लाइन कहते हैं। दूसरी होती है मानक लाइन। तो मानक लाइन जो होती है, मानक लाइन की जो चौड़ाई होती है आपकी वो होती है 1.44 मीटर। ठीक है, और ये केवल और केवल इसका उपयोग ब्रिटेन में ही होता है। उसके बाद में 3 नंबर की आपकी होती है मीटर लाइन। ठीक है, इसको मीटर गेज भी कहते हैं। ठीक है, तो मीटर गेज है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसको 1 मीटर या मीटर गेज के नाम से जाना। उसके बाद में नंबर 4 होती है छोटी लाइनें होती हैं। ठीक है, जिसको नैरो गेज कहा जाता है। ठीक है, और नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो, वोल्गा जलमार्ग किस देश में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो वोल्गा का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वोल्गा जलमार्ग है वो रूस में स्थित है। तो वोल्गा जल जो नदी जलमार्ग है ये, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, रूस में स्थित है, और इसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, देश रूस है और लंबाई 11,200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिवहन से क्या तात्पर्य है। तो परिवहन से क्या तात्पर्य है, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ वहन करने की सेवा या सुविधा है, जिसमें मनुष्य, पशु, विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, परिवहन जो है वो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की, ठीक है, वहन करने की क्या है, सेवा है या सुविधा है, जिस और इसमें जो है खुद मनुष्य भी परिवहन का साधन हो सकता है, पशु हो सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हो सकती हैं जैसे बस, ट्रेन, ट्रक। ठीक है, तो ये सब इसमें परिवहन के अंतर्गत आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो है हिमछादित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इनमें कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो इनमें जो उपयोग किए जाने वाले पशु हैं गाड़ी के तौर पर वो रेंडियर और कुत्ते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्लेज नाम की गाड़ी होती है, इसको रेंडियर या कुत्ते द्वारा जो है खींचा जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है रेंडियर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, कुत्ते भी पाए जाते हैं। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगरीय क्षेत्र में सड़क तंत्र यातायात सकुलता की समस्याओं के कोई 2 कारण लिखें। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र में जो सड़क तंत्र है उसके ऊपर जो सकुलता यानी उसका जो घनिष्ठता है या जो समस्याएं हैं या ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो हैं, तो उसके इसमें दो कारण क्या है। पहला है
यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। तो यातायात के जो साधन है उनमें नाटकीय वृद्धि हुई। नाटकीय वृद्धि का मतलब क्या हो गया? नाटकीय वृद्धि का मतलब हो गया कि बहुत तेज़ गति से जो है ये बढ़े हैं। दूसरा है सड़क तंत्र का यातायात की ज़रूरत के अनुरूप विकसित ना हो पाना। ठीक है, तो दूसरा कारण है कि सड़क तंत्र जो है वो यातायात के अनुरूप जो है वो विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी जिस हिसाब से यातायात बढ़ा है उस हिसाब से सड़क तंत्र विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो कारण हैं आपके। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। उपग्रह संचार से क्या अभिप्राय है? तो उपग्रह संचार किसे कहते हैं? किसी उपग्रह की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को पहुंचाना या प्राप्त करने की प्रक्रिया उपग्रह संचार के रूप में जानी जाती है। यानी उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट के माध्यम से जो संदेशों का आदान प्रदान है या सूचनाओं का आदान प्रदान है वो ही उपग्रह संचार कहलाता है। यानी उपग्रह के माध्यम से हो रहा है इसलिए उपग्रह संचार कहलाएगा। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है जियोग्राफिकल फैक्ट 23 या फिर राजीव सर जियोग्राफी वाले सर्च करके जो है वो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जो नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? तो स्वेज नहर का निर्माण है वो आपका किया गया था 1869 में। ठीक है, और कहाँ? मिस्र में। ठीक है, 1869 में मिस्र में जो है आपका स्वेज नहर का निर्माण है वो किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पनामा नहर। तो पनामा नहर का निर्माण है वो 1914 में कहाँ? पनामा नगर में या में जो है किया गया था। और पनामा जो नगर है वो आपका कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान में रखोगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट। ठीक है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से याद देखना है। ठीक है, पार साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखें अथवा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो पार साइबेरियन रेल मार्ग आए तब भी वही बात है और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आए तब भी वही है। ठीक है, तो इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह रूस का प्रमुख मार्ग है ना, ये रूस का प्रमुख मार्ग है, रेल मार्ग है जो कि पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रूस के पश्चिमी भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राद भी कहते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। सेंट पीटर्सबर्ग नगर का दूसरा नाम क्या है? लेनिनग्राद है। तो लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सॉरी से नहीं, चाहे आप इसको लेनिनग्राद कह दो या सेंट पीटर्सबर्ग कह दो, दोनों एक ही हैं, से लेकर ये जो है प्रशांत महासागर तट पर पूर्व की दिशा में एशिया महाद्वीप के अंदर व्लादिवोस्टोक जो नामक स्थान है वहाँ तक ये आता है। इसके रास्ते या इसके बीच में आने वाले अन्य जो हैं वो हैं मास्को, कजान, ट्यूमिन, नोर्बिसिका, चीता, खबरोवस्क से होता हुआ ये जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरा पथयुक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ वाला, यानी ये डबल लाइनों है और ये जो है पूरी तरीके से विद्युतीकृत है। इसकी कुल लंबाई है वो 9,322 किलोमीटर है। ठीक है, तो साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 9,322 किलोमीटर ये लंबा है। ये रेल मार्ग एशिया के प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ता है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब एवं येंसी नदियों से गुजरता है। ठीक है, तो ये जो है एशिया को यूरोप से जोड़ता है और साथ ही साथ ये जो है यूराल पर्वत श्रृंखला,
ओब और येंसी नदी जो है यहाँ से होकर गुजरता है। चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, ठीक है, और इसके ऊपर जो चिता नाम से जो स्टेशन है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कृषि जो है वो केंद्र है। और इरुकोटस एक फर केंद्र है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये रेल मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रूस के और एशिया के लिए। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। तो ये जो मार्ग है इसको जोड़ने वाले कई और अन्य रेल मार्ग हैं जो इससे आकर जुड़ते हैं। इसमें यूक्रेन में ओडिशा, उज्बेकिस्तान में कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद, मंगोलिया, उलन बटोरे और माइड्रेन में रोनियांग तथा चीन में बीजिंग आदि प्रमुख हैं, ठीक है। जो अन्य मार्ग जो हैं जो इसके साथ जुड़ते हैं ये वो हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से जो है देखना है, स्टडी करना है। ये भी आपका काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो साइबर स्पेस जो इंटरनेट है इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हमें करना है, तो क्या है वो देखते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह डब्ल्यू वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवर्त है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसी जो हैं आपकी, उनके द्वारा इंटरनेट से जुड़ा होता है। यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है, ठीक है। और इसे जो है इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस प्रत्येक जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज में कहीं भी हो सकता है। तो वर्तमान में इंटरनेट जो है आपको पता ही है कि इंटरनेट जो है आज कहीं पे भी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चाहे वो कैसी भी जगह हो, क्योंकि आज की दुनिया है वो इंटरनेट के बिना जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर का वर्णन कीजिए। तो स्वेज नहर का वर्णन हमें करना है। तो स्वेज नहर का वर्णन है वो पॉइंट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो आप जो है बिना पॉइंट के भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है कि आप इसका कैसे करते हैं। चीज़ें यही रहने वाली हैं। देखो पॉइंट बना के आप करते हो तब भी ठीक है, अगर डायरेक्टली करते हो तब भी ठीक है। तो देखिए क्या है स्वेज नहर का वर्णन। पहला, स्थिति के आधार पर स्वेज नहर जो है मिस्र देश में स्थित है, ठीक है। तो पहला स्थिति के आधार पर आपका हो गया। तो स्वेज नहर कहाँ है, मिस्र देश में। उद्देश्य क्या है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है मिस्र में स्थित जो पोर्ट सैयद है वो उत्तर में और दक्षिण में है पोर्ट स्वेज, ठीक है, जो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अधिकार की अगर अपन बात करें तो इस नहर के ऊपर मिस्र देश का अधिकार है। तो वर्तमान समय में जो अधिकार है वो इस नहर के ऊपर, स्वेज नहर पर, वो अधिकार किसका है, आपका मिस्र देश का है, ठीक है। देश की बात करें तो इस नहर के आसपास उन्नत देश स्थित हैं। तो ये जो नहर है इसके पास जो है उन्नत देश स्थित हैं, ठीक है। जैसे आपका जो है फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, इटली है, भारत है, ठीक है, और भी ऐसे कई देश जो हैं वो यहाँ पर हैं। नेक्स्ट की अपन बात करें यातायात के हिसाब से। तो यातायात के हिसाब से बात करें तो इस नहर में एक तरफा यातायात होता है। तो इस नहर में जो यातायात है वो एक तरफा होता है, सिर्फ एक ही साइड चलती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें जल प्रबंधक। तो जल बंधक की अगर बात करें तो स्वेज नहर पर कोई जल बंधक यानी लॉक्स नहीं है, ठीक है। तो स्वेज नहर है वो बिना लॉक्स के है, ठीक है। यान या जो जलयान है वो बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं।
प्रभावित होने वाले देश, तो स्वेज नहर से प्रभावित होने वाले देश, स्वेज नहर से यूरोप तथा दक्षिणी एशिया के देशों को अत्यधिक लाभ मिला है। तो स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद में यूरोप और एशिया, जो दक्षिणी एशियाई देश हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे मिला है। ठीक है, इनमें जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि इसमें मुख्य हैं जिनको ये लाभ जो है वो मिला है। 8वां पॉइंट अपन देखते हैं लंबाई एवं गहराई। तो लंबाई और गहराई जो है वो कितनी है। स्वेज नहर की जो लंबाई की बात करें तो वो 160 किलोमीटर है, और जो है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर लंबी है ये स्वेज नहर, जो कि 11 से 15 मीटर गहरी है। ठीक है, तो लंबाई 160 है और इसकी गहराई है वो 11 से लेकर 15 मीटर तक है। द्वार की बात करें तो इस नहर पर कोई भी द्वार प्रणाली नहीं है। तो स्वेज नहर पर कोई भी जो है द्वार प्रणाली नहीं है, यानी डोर प्रणाली नहीं है। धरातल की बात करें तो इस नहर का धरातल है वो समतल है। ठीक है, जहाँ पर इस नहर का निर्माण किया गया है वो भाग कैसा है, एक समतल मैदानी भाग था, और उसी भाग के ऊपर स्वेज नहर का निर्माण है वो किया गया है। उसके बाद में कर की बात करें तो कर जो है उसकी बात करें तो इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को भारी कर चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरने वाले जो जितने भी जहाज़ हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। यातायात भार की बात करें तो इस नहर मार्ग पर अत्यधिक यातायात भार है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से, या आप कह सकते हो कि प्रतिदिन 100 से भी ज़्यादा सिर्फ यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में कोयला, इस नहर मार्ग पर कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जो नहर है, इस नहर के आसपास या इस नहर से जो मार्ग प्राप्त होता है, उन मार्ग वाले देशों में कोयला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बंदरगाह की बात करें तो इस मार्ग पर अधिक बंदरगाह हैं, तो इस मार्ग पर बहुत ज़्यादा बंदरगाह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 5वां होता है उपयोग। इस नहर के जो है उपयोग की बात करें तो इस नहर मार्ग का अधिकतर जो है उपयोग इंग्लैंड द्वारा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है वो इंग्लैंड करता है। इंग्लैंड क्यों करता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़ने के लिए, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया से जुड़ने के लिए जो है इंग्लैंड इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो करता है, क्योंकि इंग्लैंड का ज़्यादातर अधिकांश व्यापार जो है यूएस के साथ होता है, और यूएस के बाद जो होता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर का वर्णन कीजिए। तो पनामा नहर का वर्णन जो है वो इस प्रकार है। तो ये भी वही से आपसे जो है पॉइंट्स में किया गया है। पहले स्थिति की बात करें तो पनामा नहर जो है वो पनामा नगर में स्थित है। ठीक है, दूसरा है उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या था, तो वो उद्देश्य था पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। तो ये जो है इसका निर्माण जो है पनामा जल डमरू मध्य है, उस पनामा डमरू जल मध्य के आर पार जो है वो किया गया है, और पनामा नहर जो नगर है और कोलोन है उनके बीच में इन किया, और इसका निर्माण कार्य जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा करवाया गया था। अधिकार की बात करें तो इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, तो अधिकार की बात करें तो इस पर अमेरिका का अधिकार है, क्योंकि इसका निर्माण अमेरिका ने ही करवाया था। देश, इसके आसपास जो देश हैं वो कम उन्नत हैं, तो इसके आसपास जितने भी देश हैं वो ज़्यादा उन्नत नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूएस के बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएस भी यहीं आता है, तो यूएस की मैं बात बता दूँ, यूएस जो है वो पनामा से दूरी पर है। पनामा के नज़दीक जो है उत्तरी अमेरिका का देश जो है वो मैक्सिको है। ठीक है, जो मैक्सिको जो है वो अब जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, वहीं अगर पनामा और दक्षिणी अमेरिकन देशों की बात करें तो उनके बारे में भी आप जानते हो। नेक्स्ट की बात करें यातायात, तो यातायात जो है इस नहर पर जो है दोनों तरफ से यातायात होता है, यानी इस पर दो जो है आवागमन जो है साथ में हो सकते हैं। जल बंधक की बात करें तो पनामा नहर पर कुल 6 जल प्रबंधक तंत्र हैं। ठीक है, यानी लॉक सिस्टम है, कितने, 6, और इन्हीं 6 लॉक सिस्टम के माध्यम से ही जलयानों को पनामा पार करवाई जाती है।
प्रभावित होने वाले देश, तो पनामा नहर से सबसे अधिक प्रभावित देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पनामा ही है। इनके अलावा पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है यूएस को मिला है पनामा से। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि जैसे मान लो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क जो है आपका कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के तट पर। अब न्यूयॉर्क से कोई माल अमेरिका के दूसरे शहर सैन फ्रांसिस्को में भेजना जाना था, तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के तट पर है। ठीक है, तो ऐसे में जो जहाज़ है उसको दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाकर कहाँ पहुँचना पड़ता था? सैन फ्रांसिस्को पहुँचना पड़ता था, तो दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन पनामा के निर्माण के बाद जो पनामा के जो है यहाँ पर, अगर आप बात, जैसे ये अमेरिका है, दोनों अमेरिका, तो यहाँ से सीधा जहाज़ जो है वो निकल कर यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके चक्कर लगा के जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं लंबाई और गहराई की। अगर अपन बात करें पनामा की, तो इस नहर की लंबाई जो है वो 72 किलोमीटर है और जो गहराई है वो 12 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, और गहरी काटन से युक्त है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कटाव है क्योंकि इसका जो धरातल है वो समतल नहीं था। द्वार की बात करें तो इस नहर में जहाज़ द्वार प्रणाली के द्वारा ही आ जा सकते हैं, तो इसके अंदर जो है द्वार प्रणाली पाई जाती है। धरातल पर इस नहर का कि अगर धरातल की बात करें तो इस नहर का धरातल है वो पहाड़ी था। ठीक है, तो ये जो पनामा नहर जहाँ बनी हुई है यहाँ पर्वतीय क्षेत्र था। ठीक है, और उसको काट कर जो है इसका निर्माण है वो किया गया है। कर की बात करें तो इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को पर जो है कम कर लगता है, तो यहाँ जो है टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यातायात का भार जो है वो कम है। यातायात भार की बात करें, इस नहर पर यातायात भार ही कम है। ठीक है, तो यातायात भार है वो बहुत ही कम है। उसके बाद में नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कोयला, इस नहर के मार्ग पर कोयला संसाधन भी नहीं है, यानी इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन नहीं होता। बंदरगाह, इस नहर पर जो है कम ही बंदरगाह हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहर जो है इसी हिसाब से है, तो ये विश्व से अलग थलग होने के कारण कोई बड़े जो देश हैं प्रशांत महासागर में स्थित है नहीं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा बड़े जो बंदरगाह हैं वो नहीं मिलते हैं। 15 की बात करें, उपयोग की बात करें, तो इस नहर का उपयोग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्वेज नहर और पनामा नहर। ठीक है, तो स्वेज स्वेज और पनामा दोनों मोस्ट हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। दोनों में से एक का पूछा जा सकता है और कई बार इनकी तुलना भी पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर और पनामा नहर में तुलना कीजिए। तो स्वेज नहर और पनामा नहर में जो तुलना है ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं इन तीनों दोनों के ऊपर, और तीन दोनों में से जो है कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको उत्तर नंबर 31 और उत्तर नंबर 32 देखना होगा, क्योंकि जो मैंने जो पॉइंट्स में बनाया है वो पॉइंट्स में इसीलिए बनाया है कि अगर अकेले का पूछा जाए तो अकेले का लिख दो, और अगर मान लो तुलना पूछी जाइए तो जो वो दोनों की स्वेज नहर और पनामा नहर की जितने भी जो लिखा हुआ है पॉइंट्स के माध्यम से, उन पॉइंट्स को ही आपको हूबहू रख देना है, तो ये इन दोनों की आपस में तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है इसमें जो है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का आंसर ही इस स्वेज नहर और पनामा नहर वाले का जो है आंसर होने वाला है। तो आप वहां जाकर वापस वीडियो में बैक जाकर वो देख सकते हैं और दोनों सेम टू सेम वो लिख देंगे। अगर आपने वो दोनों याद कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके याद हो गया है, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ लिखनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उपग्रह संचार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उपग्रह संचार के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो वर्ष 1970 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण शोध कार्यों में उपग्रह संचार के क्षेत्र में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक में जो है अमेरिका और रूस जो थे इनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतरिक्ष को लेकर जो है कंपटीशन बढ़ गया था, और दोनों ने ही जो है काफ़ी शोध कार्य किए, और इन्हीं शोध कार्यों की बदौलत जो है आज जो अपन उपग्रह संचार प्रणाली है उसको देख पा रहे हैं और उसका यूज कर पा रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण ग्लोब उन दूरस्थ स्थानों को जोड़ दिया है। ठीक है,
जो जहाँ पर मानव का पूछना जो था वो असंभव था। ठीक है, तो ये आपका जो है किसके कारण हो पाया है, इन्हीं देशों के कारण हो पाया है। उपग्रह संचार तकनीकी के द्वारा संचार में लगने वाले मूल्य तथा समय की जो सीमा है उसकी काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। इसका आशय यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक संचार में लगने वाली लागत उपग्रह संचार के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तय होने वाले संचार की लागत के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो लागत और समय की बात है वो देखिए कि हम जो 500 किलोमीटर की दूरी तक जो अपन संचार करते हैं उसमें जो लागत लाती है ना, और वो लागत, उसी लागत में अपन जो है उपग्रह संचार द्वारा 5000 किलोमीटर तक का जो दूरी तक संदेश भेजने में जो लागत है वो दोनों की समान होगी। उपग्रह के द्वारा अपन उतने ही रुपए में, 5000 रुपये में, और उसके अकॉर्डिंग 500। सेल फोन तथा दूरदर्शन के लिए उपग्रह संचार का ही उपयोग किया जाता है। तो सैटेलाइट सिस्टम जो है वो सेल फोन और यानी मोबाइल फ़ोन और दूरदर्शन यानी टीवी के लिए, दोनों के लिए माप की महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, साइबर स्पेस इंटरनेट की उपयोगिता। ठीक है, तो ये आपका जो वही चीज़ है जो उसमें आपने विस्तार से पढ़ी थी, बस वही चीज़ है, बस यहाँ पर इसको पॉइंट्स में लिख दिया गया है। साइबर स्पेस बिना शारीरिक संचलन के सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्त किया जा सकता है। तो पहली विशेषता इसकी हो गई कि साइबर स्पेस के माध्यम से जो है बिना शारीरिक श्रम किए बगैर ही सूचनाओं का प्रेषण और प्राप्त दोनों की जा सकती हैं। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है जो हर जगह विद्यमान है। तो इसको इंटरनेट के नाम से जाना जाता है और ये हर जगह विद्यमान है। यह किसी भी कार्यालय में, जल में चलती नौका में या उड़ते हुए जहाज कहीं पे भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक सामाजिक स्पेस को ईमेल, वाणिज्य, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन आदि के माध्यम से जो है विस्तृत करेगा। यह फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ साथ इंटरनेट के रूप में समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये जो है कि फैक्स है, टेलीविज़न या रेडियो है, उसके साथ साथ जो इंटरनेट के रूप में जो है समय और स्थान दोनों की सीमाओं को लांघता हुआ आज हर एक व्यक्ति के पास है। आज अपन जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी देश में बैठकर किसी भी दूसरे देश के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। ठीक है, या अपना संदेश जो है वो पहुंचा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग, बीमा, मतलब बहुत से काम जो है आज अपन सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही कर सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली है जिसमें परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम को संकल्पना को साकार किया है। और ये जो है एक आधुनिक संचार प्रणाली है जिसने परिवहन से कहीं ज़्यादा, ठीक है, परिवहन ने भी देखो विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित किया था, लेकिन इंटरनेट ने जो है वो परिवहन से भी ज़्यादा काम किया है, या परिवहन से ज़्यादा विश्व को एक गांव के रूप में बदला है। इसका उपयोग उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर असैनिक क्षेत्र जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश आदि से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों में प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाता है। तो ये जो है उपग्रह के द्वारा जो है चित्र, असैनिक जो कार्य हैं उनके अपन, जैसे भाई देखो सैनिक कार्य हैं वो तो सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होते क्योंकि वो सामरिक दृष्टि का महत्व होता है, लेकिन असैनिक जो क्षेत्र है उसमें जैसे नगरीय नियोजन है कि भाई अपन नगर का नियोजन कैसा है वो अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विनाश जो वन विनाश हो रहा है उसके, और भी कई अपन जो भी भौतिक चीज़ें जो हैं वो सेम, जैसे मान लो आप इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप गूगल मैप यूज करते हो। ठीक है, तो गूगल मैप जो है वो भी आपका सैटेलाइट सिस्टम से ही चलता है। ठीक है, तो गूगल पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, गूगल मैप पर किसी भी चीज़ को देख सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा है? इस मार्ग की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है जिस पर विश्व का 1/4 जो है व्यापार होता है, या
एक चौथाई व्यापार जो है वो होता है। विशेषता इसकी है, ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये मार्ग विश्व के 2 औद्योगिक प्रदेशों जैसे उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को और पश्चिमी यूरोप को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये 2 औद्योगिक प्रदेशों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को आपस में मिलाता है। इसे वृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है क्योंकि यह एक लंबा मार्ग है। इसलिए दोनों ही तटों पर पतनों और पोताश्रयों की उन्नत सुविधाएं हैं, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन आदि। ठीक है, तो इसके जो दोनों ओर के जो पतन है वो पतन भी काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। किसी भी अन्य जलमार्ग की अपेक्षा ये अधिक देशों और लोगों को सेवा प्रदान करता है। तो और देशों की बात करें तो उनके मुकाबले ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही इसका है। ये भी आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन जो है वो होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देख। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।